एक समुद्री प्रिजन जो हजारों मीटर तक फैला हुआ है, लेकिन इस पूरे प्रिजन में सिर्फ एक ही सेल है जहां दिन रात 1 लाख लोग पहरा देते हैं और उनका मकसद सिर्फ मुझ पर नजर रखना है जो कि एक 20 साल का कैदी हूं। भले ही मेरे चारों हाथ पैर जंजीरों से जकड़े हुए हैं, लेकिन यह सब उस नए प्रिजन वार्डन का डर कम नहीं कर पा रहा, क्योंकि 3 साल पहले मैं गॉड ऑफ वॉर था, वह आदमी जिसने दर्जनों देशों का कत्लेआम किया और हर धरती के सबसे बड़े योद्धाओं को कुचल दिया था। उस बड़े युद्ध के दौरान मुझे एक बहुत ही दुर्लभ जहर दे दिया गया था। मैंने अपना होश खो दिया और ड्रैगन किंगडम की इकलौती गॉडेस ऑफ वॉर को बर्बाद कर दिया। इतनी जाने लेने के बावजूद मुझे पहली बार बहुत पश्चाताप महसूस हुआ। मैंने खुद अपने गुनाह कबूल किए। जब किंगडम के बड़े मुझे अरेस्ट करने आए, तब से मैं इस जेल की अंधेरी दीवारों के बीच जी रहा हूं। मुझे बाहर की हवा में सांस लेने का मौका तभी मिलता है जब ड्रैगन किंगडम पर कोई नया खतरा आता है, एक ऐसा क्रिमिनल जो इतना खतरनाक और ताकतवर है कि वह उसे अकेले नहीं हरा सकते। आज मुझे छठी बार बाहर बुलाया गया है। वार्डन ने मेरे शरीर से एक जंजीर खोली और मुझे लेकर चल दिया। 10वें रैंक वाले लिंक फैमिली ने कहा कि उन्हें किसी से निपटने के लिए मेरी मदद चाहिए। क्या वह इंसान सच में ताकतवर है? मुझे अभी नहीं पता था, पर लिंक फैमिली का दावा था कि वह टारगेट बहुत ज्यादा निडर है। उनके लिए 5 स्टार डेंजर रेटिंग भी उसके लिए कम थी। मैंने थोड़ा सोचा क्योंकि मुझे पहली बार किसी चीज में दिलचस्पी महसूस हुई। जल्द ही प्रिजन वार्डन मुझे सीधा लिंक फैमिली के महल तक ले गया। खानदान का हर सदस्य वहां आंगन में जमा था, लेकिन वह ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे किसी खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहे हों। इसके बजाय वह सब एक लोहे के पिंजरे को देखकर गंदी स्माइल दे रहे थे। उस पिंजरे के अंदर एक लाचार औरत थी जो पूरी तरह बेबस पड़ी थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। कहां है वह खतरा जिसके लिए लिंक फैमिली ने मुझे बुलाया था? भीड़ से एक आदमी बाहर आया और मुझे घूरने लगा। तुम कुनलुंग प्रिजन के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर हो ना? क्यों? उसने पिंजरे की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारा टारगेट वहां है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सबसे बुरे तरीके से तोड़ दो। इसे एहसास दिलाओ कि जीने से बेहतर तो मौत है। मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। तो यह था इनका 5 स्टार डेंजर टारगेट, एक बेबस औरत जिसका गुनाह सिर्फ यह था कि उसने इसके बेटे को मना किया और अपनी हिफाजत की। यह काम ढंग से करो और लिंक फैमिली तुम्हें इनाम देगी। मैं तुम्हें आजाद भी कर सकता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा मैं 3 साल पहले ही आजाद हो सकता था। बस मैं नहीं चाहता था। मैं धीरे धीरे उस लोहे के पिंजरे की तरफ गया, यह देखने की किसने लिंक फैमिली से पंगा लिया। जैसे ही मैं पास पहुंचा, एक गंदे हाथ ने बाहर आकर मेरा पैर पकड़ लिया। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, वह गिड़गिड़ाने लगी। मैंने अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। मैंने नीचे उस औरत की तरफ देखा और मेरी त्योरी चढ़ गई। यह तो वही थी। यह वह औरत थी जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। 3 साल पहले वह दुनिया की इकलौती गॉडेस ऑफ वॉर थी, इससे पहले कि उसके साथ धोखा होता, क्योंकि मैंने तब अपना आपा खो दिया था। उसने अपनी सारी ताकत गंवा दी थी। पर क्या हुआ होगा इन 3 सालों में जिसने गॉडेस ऑफ वॉर की ऐसी हालत कर दी? वह घुटनों पर गिर गई और अपना सर जमीन पर पटकने लगी। वह बहुत लाचारी से भीख मांग रही थी। तब लिंक खानदान के मालिक ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम बच निकलोगी? वह मिट्टी में घुटनों के बल बैठकर अपना सर झटकते हुए कहने लगी, मैं भाग नहीं रही हूँ, बस मुझे बता दो मेरी बेटी कहाँ है? प्लीज, वह सिर्फ 2 साल की है। तुम्हें यह बात मेरे बेटे को ठुकराने और उसे जख्मी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। मेरे बेटे ने तब रहम की भीख मांगी थी, पर क्या तुमने सुना? नहीं, तुमने फिर भी उसे अपाहिज कर दिया। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, मैं इस आदमी को कुनलुंग प्रिजन से सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह इस दुनिया का सबसे भयानक और बेरहमी मॉन्स्टर है। यह यहाँ तुमसे निपटने के लिए है और शायद वह तुम्हारी बच्ची से भी निपटेगा। नहीं, अगर तुमने उसे छुआ तो भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पुराने दिनों में मेरा खानदान इस गॉडेस को छूने की हिम्मत नहीं करता, पर अब वह कुछ नहीं रही। अगर उसके अपने घर वाले उसकी परवाह करते तो उसे अपने प्रेगनेंसी के 10 महीने कचरे में से खाना ढूंढकर नहीं बिताने पड़ते। उसने दुख में अपना सर उठाया, आंखों में आंसू लिए। वह चिल्लाई, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। यह सुनकर लिंक खानदान के लोग थोड़ा घबरा गए। आखिरकार जिसने एक गॉडेस ऑफ वॉर को ऐसे तोड़ा हो, वह कोई बहुत ही बुरा मॉन्स्टर होगा। हाँ, वह एक शैतान है जो बिना सोचे कत्ल करता है। वह चिल्लाई, मुझे मार दो। पर उसने कहा, अगर उसकी बेटी को छुआ तो वह तुम सबको मार देगा। लिंक फैमिली के मालिक के चेहरे पर असली डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला कि 3 साल बाद वह शैतान मर चुका होगा या ज़ोंग फैमिली उसे देख लेगी। अंदर ही अंदर वह गिड़गिड़ाई, 3 साल पहले तुमने मुझे मिटा दिया था। कहां हो तुम? प्लीज आओ और हमारी बच्ची को बचा लो। वह अब 2 साल की हो गई है। वह मामा बोल सकती है और वह पापा भी बोल सकती है। वह मुझसे पूछते नहीं थकती कि उसके पापा कहां हैं। उस पल मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं वहीं जम गया। मैं शेनवुडी मेरी एक बेटी है। मैं तो एक शैतान हूँ, मौत का राजा, वह आदमी जिसे दुनिया नरक का काला ड्रैगन कहती है। क्या मुझ जैसे आदमी को पत्नी और बच्ची का सुख मिलना चाहिए? लेकिन उसके लफ्जों ने उस बर्फ को पिघला दिया जिसने सालों से मेरी आत्मा को जकड़ा था। मेरा पूरा शरीर एक ऐसे गुस्से से कांपने लगा जिसे मैं रोक नहीं सकता था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फुसफुसाया, मैं वापस आ गया हूँ। शेनवुडी आखिरकार वापस आ गया है। उसका नाजुक शरीर कांप उठा जैसे ही मेरी जानी पहचानी आवाज और सांस ने उसे मेरी याद दिला दी। वह मुझसे नफरत करने वाली थी, पर सालों की बेरहमी ने उससे वह नफरत भी छीन ली थी। उसने रोते हुए बस एक ही गुहार लगाई, प्लीज शायू को बचा लो, फिक्र मत करो। मैंने धीरे से कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ इस दुनिया में कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। लिंक खानदान हमें देख रहा था। उनके चेहरे गुस्से से काले पड़ गए जब उन्हें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने अचानक अपना सर पीछे किया और दहाड़ा, उन ड्रैगन चेन को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जो मुझे जकड़े हुए थी। लिंक खानदान ने मेरी पत्नी और बच्ची की बेइज्जती की है, तो आज मैं उनके घर को कब्रिस्तान बना दूंगा। लिंक परिवार का हर सदस्य वहीं जम गया। मेरी कातिलाना आभा ने उन्हें अपाहिज कर दिया था। तब खानदान के मालिक ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और हकलाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने 20 साल तक वेस्ट पर राज किया है और मैं गिन भी नहीं सकता कितनी आत्माएं मेरे हाथों मरी हैं। एक नीची और मामूली फैमिली जैसे लिंक खानदान, मैं उन्हें एक ही लात में कुचल सकता हूँ। लिन चंग ने अपने दिल के डर को दबाया और खुद को मेरी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। मेरा परिवार सिर्फ एक आदमी की वजह से नहीं गिरेगा। वह गुस्से में चिल्लाया, अभी घुटनों पर झुककर अपने गुनाहों की माफी मांगो तो शायद मैं रहम दिखाऊं, वरना तुम्हारा तीनों का परिवार यही मर जाएगा। लिन चंग की इन पागलपन भरी धमकियों को सुनकर मैं अचानक एक ठंडी हंसी हंस पड़ा। मैंने अपनी गॉडेस के पीले और आंसुओं से भरे चेहरे की तरफ देखा। मैंने उससे पूछा, यह कहता है कि मैं इसके परिवार को नहीं कुचल सकता, तुम्हें क्या लगता है? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों एक साथ दिख रहे थे। मेरा दिमाग इतनी जोर से घूम रहा था कि मैं वहीं बेहोश होने वाला था। लिंक फैमिली को भूल जाओ, माओ दू के बड़े सुरमा भी इस डीमन किंग के कत्लेआम से नहीं बच पाएंगे। लिन फैमिली, क्या तुमने सच में उसकी बेटी को किडनैप किया है? उसे अभी आजाद करो वरना कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लिन चंग की आंखें गुस्से से खून की तरह लाल थीं। उसने एल्डर डाइन की धमकियों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। जिस पल उसने उस औरत को छुआ, वह एक मरा हुआ आदमी बन गया। मैंने अपने तीनों बड़े यक्षास और अपने 3000 सिपाहियों को बुलाया। 3000 तो भूल जाओ, 3000 को भी शेनवुडी कुत्तों की तरह घसीट कर मार डालेगा। लिन चंग की आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसके हाथों की हड्डियां चटकी। जब उसने अपनी मुट्ठी भींची, तभी अचानक एक दहाड़ती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंजी। मैं वह चीफ हंटर हूँ जो लिन परिवार की बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहा है। तभी एक आदमी जिससे भयानक कातिलाना आभा निकल रही थी वहां आया। वह बड़े और भारी कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे 1000 यक्षास खड़े थे। उनकी मौजूदगी ने हवा को ठंडा कर दिया था। तब उसी पल जमीन जोर से हिली और एक और दहाड़ सुनाई दी। मैं बाजुन यक्षास का नेता यहाँ आ गया हूँ।
किसकी हिम्मत है? मैं टनलोंग यूनिट का कमांडर हूँ। कौन हमारे खिलाफ खड़ा होगा? मेरे 3000 यक्षास यहाँ लिन परिवार की ताकत बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। शनवुदी, मेरी फौज यहाँ हरामी स्पिरिचुअल टेक्निक्स के साथ है। तुम कैसे मरना चाहते हो? हवा ठंडी होती गई जब वह आइलैंड कांपने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था हम तीनों साथ मरेंगे। नहीं, हम नहीं मर रहे। मैं 3 साल पहले नहीं मरा और इस दुनिया में कोई मुझे अब मार नहीं सकता। मैंने यह अल्फाज कहे और फिर मैंने लिन खानदान की तरफ एक कदम बढ़ाया। मेरी आभा भयानक ताकत के साथ फट रही थी। 3000 आदमी काफी नहीं है। जिसे जानते हो सबको बुला लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें खून की नदी दिखाऊंगा। लिन चंग मुस्कुराया। ठीक है, जब यह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो मैं इसे पूरा करूंगा। उसने अपनी बात खत्म की और तुरंत कॉल्स करना शुरू कर दिया। ज्यादा देर नहीं हुई, गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला वहां दहाड़ता हुआ आया। काले कपड़ों में सैकड़ों लोग एक साथ एकदम डरावने तरीके से बाहर निकले। जेओ फैमिली यहाँ है। हम लिन परिवार को अपनी ताकत देने आए हैं। माँ फैमिली आ चुकी है। जो लिन परिवार को छुएगा वह हमसे भिड़ेगा। के बाद एक शहर की सबसे खतरनाक हस्तियां वहां प्रकट होने लगी। यहाँ तक कि योंग फैमिली के खतरनाक लोग भी उनके साथ मिल गए। लिन चंग की ताकत भड़क उठी और वह सीधा मुझ पर दहाड़ा। 5000 आदमी तुम्हें मिट्टी में मिलाने के लिए काफी से भी ज्यादा है। अब हमें बस तुम्हारी बेटी के यहाँ पहुंचने का इंतजार करना है। फिर तुम्हारा यह छोटा सा परिवार नर्क में दोबारा मिल सकेगा। लिन परिवार के गुंडों ने एक भारी लोहे का पिंजरा भीड़ के बीच घसीटा। उस पिंजरे के अंदर एक नन्ही सी ठंड से कांपती मिट्टी में सनी बच्ची बैठी थी। तभी एक आवाज दर्द से चिल्लाई, वही है वही हमारी शौचाव है। मैं वहां जम गया जैसे मुझ पर बिजली गिरी हो। अपनी बेटी को उन सलाखों के पीछे कैद देखकर एक चुभता हुआ दर्द मुझ में उतरा और मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैंने अपनी पत्नी को पास खींचा और उस लोहे के पिंजरे की तरफ भारी कदमों से चल दिया। जैसे ही मैं सलाखों के पास पहुंचा, अंदर बैठी वह नन्ही बच्ची अचानक रोना बंद कर गई। उसने अपनी हैरानी भरी आंखों से मुझे देखा, जिनमें अभी भी आंसू तैर रहे थे। क्या आप शाओ चाओ के पापा हैं? उसने धीरे से पूछा। उस एक पल में मेरी आत्मा के चारों तरफ की बर्फ पूरी तरह टूट गई। मैंने हाथ बढ़ाया और उस लोहे के पिंजरे को अपने नंगे हाथों से चीर दिया। एक ही झटके में वह लोहा बिल्कुल अलग हो गया। मैंने अंदर हाथ डालकर उसे बड़े प्यार से बाहर निकाल लिया। मैंने अपनी नन्ही बच्ची को सीने से लगा लिया और उसे जोर से पकड़ लिया। हाँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैं अब यहाँ हूँ। शाओ चाओ ने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया और बिलख कर रोने लगी। पापा, आप कहाँ थे? आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? इन्होंने मुझे मारा। पापा, बहुत दर्द हो रहा है। शाओ चाओ को बहुत दर्द हो रहा है। गुस्से की एक ऐसी लहर मेरे शरीर की हर नस में दौड़ी जिसे बयान नहीं किया जा सका। लिन चंग एक गंदी स्माइल दी। अब जब तुम तीनों साथ हो तो तुम सब मर सकते हो। तब लिन परिवार के गुंडे रुके नहीं। उन्होंने तुरंत हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। जैसे ही वह पास आए, मैंने अपना सर घुमाया और एक भयानक दहाड़ मारी। उस दहाड़ की ताकत उन्हें एक थप्पड़ की तरह लगी, जिससे उनका सर फटने जैसा महसूस होने लगा। जब आवाज शांत हुई तो जिन गुंडों ने पास आने की हिम्मत की थी वह वहीं जम गए और बेवकूफों की तरह कांपने लगे। तुम सब अभी तक वहां खड़े क्या कर रहे हो? मारो इन्हें। लेकिन जैसे ही लिन चंग ने वह ऑर्डर चिल्लाया, उसके आदमी एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। खून हर तरफ फैल गया, जिससे पूरा फर्श लाल रंग में रंग गया। मेरा एक सदस्य लिन चंग की तरफ बढ़ा। हल्की तेवरी चढ़ाते हुए उसे एहसास हुआ कि मेरी सिर्फ दहाड़ ने ही उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। यह सच्चाई पूरे कमरे में एक झटके की तरह लगी। सबकी सांसें अटक गई थी। मैंने उन्हें इग्नोर किया और शाओ चाओ को धीरे से उसकी मां की बाहों में दे दिया। शाओ चाओ को जोर से पकड़ लो और छोड़ना मत। देखो मैं कैसे इस पूरे परिवार को मिटा देता हूं। मैंने यह अल्फाज कहे और फिर मैं धीरे से अपनी पूरी लंबाई में खड़ा हुआ। मैंने उन्हें ऐसे देखा जैसे एक शेर लंबी नींद से जागा हो। मैंने कसम खाई कि मैं आज लिन परिवार को मिटा दूंगा, चाहे कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा हो, चाहे वह सब एक साथ आ जाए, फिर भी वह इन लोगों को मुझसे नहीं बचा सकते। मेरी आवाज में इतना भारीपन था कि हवा भी भारी महसूस होने लगी। लिन परिवार का हर सदस्य अचानक ठंड महसूस करने लगा। उनके पूरे शरीर में एक भयानक थरथराहट दौड़ी। लिन चंग की पलकें अचानक फड़कने लगी जब उसे असलियत में डर महसूस हुआ। अब उनकी मौत का मंजर पूरी तरह तैयार था। लिन चंग ने एक बेसहारा और दरिंदों जैसी दहाड़ मारी। इसे अभी मार दो। दो ब्लड्स और जनरल्स तुरंत सीधा मुझ पर झपटे। बातिलाना जज्बे के साथ मैंने उनका स्वागत एक भारी बैकहैंड थप्पड़ से किया। उस वार की ताकत ने उन दोनों को किसी कपड़े की गुड़िया की तरह पीछे फेंक दिया। वह कई मीटर दूर एक दीवार से जा टकराए और हड्डी टूटने की आवाज आई। लिन चंग अपने आदमियों पर चिल्लाया, वह तुम में से एक दो को हरा सकता है, पर वह 1000 लोगों को नहीं हरा सकता। उसके ऑर्डर पर सारे ब्लड्स और गार्ड्स एक साथ आगे बढ़े। वह मेरी तरफ किसी काली लहर की तरह झपटे। मैंने बस एक दहाड़ मारी जो एक ड्रैगन के हमले की तरह गूंजी, जिसने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ कर दिया। पलकें झपकते ही सैकड़ों ब्लड्स और गार्ड्स ढेर हो गए। पूरा फर्श दर्द से कराहते और तड़पते हुए लोगों से भर गया। जब उसने अपनी इस गिरी हुई फौज के मंजर को देखा, लिन चंग का चेहरा खौफ के मारे बिल्कुल बिगड़ गया था। यह यांग फैमिली के एलीट थे, मशहूर योद्धा जिन्होंने पूरे इलाकों पर राज किया था, और फिर भी मैंने उन्हें किसी मामूली मक्खी की तरह साइड में हटा दिया। लिन चंग अपने छुपे हुए मेहमानों की तरफ मुड़ा। जाओ फमीमा, तुम सब अभी तक खड़े क्यों हो? फिक्र मत करो, लिन परिवार के मालिक, एक आवाज ने ठंडेपन से जवाब दिया। अब हमारी बारी है बीच में आने की। मैंने आगे बढ़कर अपनी मां के कान बंद कर दिए। शाओ चाओ को एक भरोसे वाली स्माइल दी और पूरी ताकत से अपना पैर जमीन पर दे मारा। मेरे सामने वाला फर्श तुरंत ही टूटकर ढेर हो गया। यांग फैमिली के एलीट मेंबर्स बिल्कुल दंग रह गए। जो हमला करने वाले थे वह वही ढेर हो गए और अचानक जरूरी मीटिंग्स का बहाना बनाने लगे। लिन चंग ने यह सब देखा। उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। मैंने अपनी नजर उसकी तरफ घुमाई। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वह मर चुका हो और पूछा, तुम कैसे मरना चाहते हो? चुप कर। वह दहाड़ा, तुझे सच में लगता है तू मुझे मार सकता है? मॉडू फैमिली का यून जोंगसी मेरे साथ है और वह बस आता ही होगा। उस नाम को सुनते ही ली पेजू का चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया। उसने डरपोकों की तरह मुझे पकड़ा और बोली, शाओ चाओ को लो और अभी भागो। मैं वेयुन को जानती हूँ, तू उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह रोई, पर मैंने उसे शांत रहने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा और एक वादा किया, आज के बाद कोई भी तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। तभी दूर से एक घमंडी हंसी गूंजी। कितने बड़े बोल हैं, अगर मैंने आज तुम्हें घुटनों पर ना लाया तो मेरा नाम वेयुन नहीं। एक बंदा कॉम्बैट गियर पहने विला में आया। उसकी मौजूदगी ने दम घुटने जैसा कर दिया। वेयुन जोंगसी को देखकर लिन चंग आखिरकार खुशी से झूम उठा। लिन चंग किसी कुत्ते की तरह उसके पास भागा और मक्खन लगाने लगा, पर वेयुन ने उसे एक नजर तक नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट थी। एक मामूली कैदी की इतनी हिम्मत। मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं। पहला, घुटनों पर बैठो और अपने हर एक गुनाह को कबूल करो। दूसरा, मरने के लिए तैयार हो। यह देखकर लिन चंग की आंखें खुशी और एक्साइटमेंट से चमक उठी। वेयुन जैसे ग्रैंड मास्टर के होते हुए मेरा परिवार अब मरने ही वाला था। कमरे में मौजूद हर किसी ने बिल्कुल यही सोचा था। वेयुन एक मशहूर ग्रैंड मास्टर था और कोई आम आदमी उसे नहीं रोक सकता था। मैंने उसकी बेकार की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं तुरंत आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। मैंने वेयुन के सामने आकर उसे असलियत का स्वाद चखाया। मैंने पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक भारी थप्पड़ जड़ा। उस बार ने वेयुन को किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह पीछे फेंक दिया। उस एक सेकंड में पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। यह नामुमकिन था। एक ग्रैंड मास्टर सिर्फ एक थप्पड़ से ढेर हो गया। यह कोई चाल या वहम ही हो सकता है। आखिर एक मामूली कैदी वेयुन जैसे बंदे को कैसे हरा सकता है? लिन चंग के चेहरे की खुशी अब भयानक डर में बदल चुकी थी। मैं वहां खड़ा लिन चंग को बर्फ जैसी ठंडी आंखों से देख रहा था। मैंने कहा था कि मैं आज इस परिवार को मिटा दूंगा, चाहे यंगसे का कोई भी मास्टर या गॉड ऑफ वॉर आ जाए। तुम फिर भी आज मरोगे। लिन चंग सीधा अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसका चेहरा किसी लाश की तरह सफेद पड़ गया था। मालिक, मुझसे गलती हो गई, वह चिल्लाया।
मुझे आपकी पत्नी और बच्ची को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। अगर आप हमें छोड़ दें तो मैं अपनी पूरी जायदाद आपके नाम कर दूंगा। लेन परिवार इस दुनिया का एक बड़ा और इज्जतदार कबीला था, जिनके पास कम से कम 10 अरब युएन की संपत्ति थी। एक बड़ी किस्मत। मगर मेरी आंखें सिर्फ मेरी पत्नी और नन्ही बच्ची पर टिकी थी। वह दोनों ही मेरी दुनिया है। कोई भी दौलत उनके सामने कुछ नहीं है। तुम कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम सब मरोगे। लिन चंग लाचारी में चिल्लाया। उसे समझ आ गया था कि भीख मांगना पूरी तरह बेकार है। यह मॉडू की जोंग फैमिली थी, जिसने उन्हें परेशान करने का ऑर्डर दिया था। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार दोगे? जोंग फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। वह मॉडू के सबसे बड़े लोग हैं, जिनके पास अनगिनत मास्टर्स हैं। फिक्र मत करो, वह सब भी जल्द ही तुम्हारे साथ नरक में होंगे। नरक में तुम्हारा स्वागत है। मैंने उसे एक आखिरी जानलेवा लात मारी। फिर मैंने अपनी नजर वो यून और बाकी लोगों पर डाली जो निकलने की कोशिश कर रहे थे। और अब तुम्हारा क्या? मास्टर वे यून का चेहरा अपने असली साइज से दुगना सूझ चुका था। उस एक थप्पड़ ने उसे लगभग खत्म ही कर दिया था और वह इतना कमजोर हो गया कि बिना मदद के खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी डाइन यूसेन ने घबराहट में मुझे एक फोन थमा दिया। मैंने उसके हाथ से फोन लिया और स्क्रीन की तरफ घूरा। यह यांगजे का एल्डर ड्रैगन था, वही आदमी जिसने 3 साल पहले मुझे कुनलुन प्रिजन भेजा था। उसने कहा, इलॉन मेरी बात सुनो, तुम्हारा ट्रायल खत्म हो गया है। तुम्हें वापस कुनलुन जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम यांगजे के नए गॉड ऑफ वॉर बनो। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने ठंडेपन से जवाब दिया। उसने कहा कि उसे सब पता है जो तुम्हारे साथ हुआ। उसने आगे कहा, अगर तुम अभी भी एक अकेले सिपाही होते तो तुम्हें इस टाइटल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब तुम्हारी एक पत्नी और बेटी है। अगर तुम अपने लिए यह नहीं करना चाहते तो उनके लिए करो। मैंने अपनी कमजोर पत्नी और उस नन्ही गंदी बच्ची की तरफ देखा, फिर फुसफुसाया। ठीक है, मैंने फोन रखा और अपनी ठंडी नजर उन लिंग फैमिली वालों पर डाली जिन्होंने उन्हें टॉर्चर किया था। पूरे विला में एक के बाद एक दिल दहलाने वाली चीखें गूंजने लगी। एक पल बाद मैंने अपनी पत्नी को अपनी पीठ पर उठाया और बाहर निकल गया। मैंने लिंग फैमिली के महल को पूरी तबाही में छोड़ा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। ठीक उसी वक्त ज़ानमो फैमिली के महल में खानदान का मालिक ज़निंग गुस्से में दहाड़ा। क्या वह जवान परिवार वह पूरी तरह मिटा दिए गए हैं और यह उस आदमी ने किया है। शादी के तुरंत बाद ज़ान परिवार के साथ शादी का वह गठबंधन अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उन्हें पता चल गया था कि मेरी पत्नी की बेइज्जती की गई थी। यह एक ऐसा दाग था जिसे धोया नहीं जा सकता था। इस वजह से ज़ान परिवार की बहुत बेइज्जती हुई और वह सबकी नजरों में मजाक बन गए। एक बड़े खानदान के लिए यह एक कभी ना भूलने वाली बेइज्जती थी। ज़ानिंग ने गुस्से में अपना मुक्का मारा। वह नफरत में जल रहा था। उन्होंने तुरंत उसके परिवार के चारों तरफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी पत्नी को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा ताकि वह उसे जलील करके अपना बदला ले सके। वह 3 साल पुराने उस आदमी का इंतजार कर रहे थे, जांग तियनफेंग का। वह गुस्से से पागल था। 3 साल हो गए और आखिरकार तुमने अपना चेहरा दिखाया। उसने अपना फोन उठाया और तुरंत एक नंबर डायल किया। 3 दिन में मेरे पिता का 67वां बर्थडे है। मुझे उसका सर तोहफे में चाहिए। इस बीच अपनी पत्नी के बताए रास्ते पर चलते हुए मैं आखिरकार उस जगह पहुंचा जहां वह रह रही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वह और शाओचाओ एक पुल के नीचे एक गड्ढे में रह रहे हैं, मेरा शरीर कांपने लगा। मेरी पत्नी ने दुख भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। 3 साल मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। मोडू की जैंग फैमिली गुस्से में थी और सब पर दबाव बना रही थी। मुझे तुरंत मेरे अपने ही परिवार से बाहर निकाल दिया गया। किसी भी कंपनी ने मुझे काम पर रखने की हिम्मत नहीं की। मेरे पास हमारी बेटी को लेकर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। शाओचाओ को लेकर मैं छुप गई। एक पुल के नीचे इस तरह रहना और कचरे में से खाना ढूंढना, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। मेरे मुंह से दर्द भरी एक चीख निकल गई। मेरे पास सबसे बड़ी ताकत और बेशुमार दौलत थी, फिर भी मेरा परिवार गंदगी में जी रहा है। अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया और मैंने उसे बचाने के लिए झपटा। गिरते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक अजीब नजर से मुझे देखा। 3 साल तक मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हें मारने के सपने देखे, लेकिन अब मुझ में तुमसे नफरत करने की हिम्मत भी नहीं बची। मेरे जाने के बाद तुम्हें शाओकाओ का ख्याल रखना होगा। मैंने अपना सर पीछे किया और लाचारी में आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा। क्या मैं शेनवुदी हमेशा अकेला रहने के लिए बना हूं पूरी जिंदगी? नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैंने अपनी पत्नी को अपनी पीठ पर उठाया और शाओचाओ को अपनी गोद में लिया। मैं सड़कों पर मदद के लिए पागलों की तरफ भागा। मैं उस इलाके के हर हॉस्पिटल और क्लिनिक की तरफ दौड़ा। मैं एक फार्मेसी से दूसरी फार्मेसी तक भागा जब तक मेरे फेफड़े जलने नहीं लगे। उन सब ने बिना किसी एक्सेप्शन के मुझे वहां से भगा दिया। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। यह मोडू की जैंग फैमिली की करतूत थी। उन्होंने शहर के हर मेडिकल फैसिलिटी में मेरा नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उन हरामियों जैसे बड़े खानदान से पंगा लेने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मेरे शरीर के अंदर से एक बहुत ही भयानक कातिलाना ऑरा निकलने लगी। मेरे आसपास के सब लोग जम गए। उनकी रूह अचानक मिले उस खौफ से कांपने लगी। पास खड़ी नर्सेस ने घबराहट में एक दूसरे को देखा और आखिरकार वह हिली। उन्होंने जल्दी से मेरी पत्नी को स्ट्रेचर पर लाया और ऑपरेशन रूम में ले गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा डॉक्टर मेरे पास आया और लाचार दिखते हुए अपने हाथ फैला दिए। उनके जख्म बहुत गहरे हैं और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। मुझे डर है कि वह बच नहीं पाएगी। मैंने उस बूढ़े डॉक्टर को ठंडी नजरों से घूरा और कहा, मैं उसे बचाऊंगा चाहे जो हो जाए। मैंने चाओचाओ को फर्श पर बिठाया और उससे कहा, मम्मी के पास रुको जब तक मैं जड़ी बूटियां लाता हूं। पापा उन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, मैं वादा करता हूं। मैंने उसके लिए एक छोटी स्माइल दी। मैंने शाओचाओ से वह वादा किया, फिर पलटा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। बाद में मैं उम्मीदली हॉस्पिटल के कमरे की तरफ तेजी से भागा, पर जब मैं जड़ी बूटियों के बंडल लिए पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने हर तरफ देखा पर मुझे मेरी पत्नी या शाओचाओ कहीं नहीं मिले। वह हॉस्पिटल का कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था और हर तरफ अफरा तफरी मची थी। तभी एक कांपती हुई परछाई एक अंधेरे कोने से रेंगते हुए बाहर आई। वह डॉक्टर था जो हांफते हुए बोला कि कुछ गुंडे यहां घुसे थे और एक मैसेज छोड़ गए। उसने कांपते हाथों से मुझे एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा थमा दिया। शाम 4:30 बजे नॉर्थ यंगसी स्टेशन के खंडहर। लेट होने का अंजाम तुम जानते हो। मैंने अपनी मुट्ठी में वह कागज मसल दिया। मेरा खून गुस्से से खौलने लगा था। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और वापस रात के अंधेरे में भागा। इस बीच नॉर्थ यंग से शमशान के खंडहर में मेरी पत्नी ठंडी जमीन पर पड़ी थी। 18 काली परछाइयां गिद्धों की तरह उसके ऊपर खड़ी थी। काले कपड़ों वाले उनके लीडर ने अपना फोन बाहर निकाला। उसने कॉल उठाया और कहा, छोटे मालिक, औरत और बच्ची हमारे कब्जे में है। वह ठीक 4:30 बजे यहाँ हमारे जाल में सीधा चलकर आएगा। दूसरी तरफ से ज़ांग लोंग की आवाज आई, बहुत अच्छे, अब उसे होश में लाओ। दर्द से कराहते हुए मेरी पत्नी को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें खोली और देखा कि पास ही शाओचाओ को पकड़ा हुआ है। फिर उसने एक वीडियो कॉल में ज़ांग लोंग का गंदा चेहरा अपनी तरफ मुस्कुराते देखा। सच्चाई सामने आते ही उसका दिल जैसे बैठ गया। शाओचाओ मासूम है, वह गिड़गिड़ाई, प्लीज उसे छोड़ दो, मैं वह सब करूंगी जो तुम चाहोगे, बस मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। लाइन के दूसरी तरफ जांग टियनफेंग जोर जोर से हंसने लगा। लिन सिंगजो, जरा गौर से देखो कि तुम्हारे चारों तरफ कौन खड़ा है। मेरी पत्नी ने फोकस करने की कोशिश की। उसकी आंखें डर से कांप रही थी। उसने देखा कि वहां जांग खानदान के 18 ब्लैक गार्ड्स खड़े हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इस काम के लिए एलीट यूनिट्स भेजे हैं। जांग टियनफेंग ने उसका पीला चेहरा देखा। उसका सुकून हर पल बढ़ता जा रहा था। मैं तुम्हारे झूठ को अपने पिता की बर्थडे पार्टी का तोहफा बनाऊंगा। लिन सिंगजो ने लाचारी से चाओचाओ को देखा। उसका दिल टूट रहा था। क्या वह आदमी सच में हमारे लिए आएगा? मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया। नो, मैंने आकर देखा मेरी पत्नी का पीला चेहरा और चाओचाओ की आंसुओं से भरी आंखें। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ी, जैसे कोई बुरा इरादा मुझ पर सवार हो। मेरे शरीर से एक खौफनाक ऑरा किसी तूफान की तरह निकलने लगी। ब्लैक ड्रैगन की ताकत मेरी नसों में दौड़ने लगी थी। आसमान की तरफ बढ़ते मेरे इस कातिलाना गुस्से के साथ अचानक ज़ांग लोंग के दिल को एक अनजान डर ने जकड़ लिया। आखिर यह आदमी है कौन? पर वह जानता था अगर वह छोटे मालिक के ऑर्डर्स में फेल हुआ तो वह वैसे ही मरेगा। उसने देखा कि मैं पहले ही उनसे 5 मीटर से भी कम दूर रह गया हूं। ज़ांग लोंग ने गुस्से में अपने होंठ दबाए और दहाड़ा,
गार्ड्स इसे मार डालो। ब्लैक गार्ड्स उसके उस धीमे आवाज वाले ऑर्डर पर निकल पड़े। उन 18 ब्लैक गार्ड्स ने एक साथ अपनी लंबी तलवारें निकाल ली। एक ही पल में काली परछाइयों ने मुझे हर तरफ से घेर लिया। इस पूरे मंजर को देखते हुए लिन सिंह जो की आंखें गम और लाचारी से भर गई थी, लेकिन जो उसने कभी सोचा नहीं था वह अब हो गया। वह 18 लंबी तलवारें अचानक ही मेरे नंगे हाथों में जकड़ी गई, हवा में जम गई और हिलती तक नहीं थी। जांग, लॉन्ग और उसके आदमी वहां बिल्कुल दंग रह गए। यह सब आखिर मुमकिन कैसे था? इससे पहले कि वह रिएक्ट भी कर पाता, मैंने अपनी चाल चली। एक ही झटके में उन 18 गार्ड्स के हाथों की तलवारें मैंने छीन ली और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर मैंने उन पर अपना पलटवार शुरू किया। मैं एक गुस्से भरे तूफान की तरह तेजी से दौड़ा। अगले ही पल हमारे नीचे वाले पत्थर उड़ते हुए पाउडर में बदल गए। हवा में धूल का एक गहरा बादल छा गया। लाशें एक एक करके जमीन पर गिरने लगी थी। एक दर्द भरी और दिल दहलाने वाली चीख काफी देर तक हवा में गूंजती रही। उन सब का काम तमाम करने के बाद मैं भारी कदमों से लिन शिंगजो की तरफ बढ़ा। देखना, हिम्मत मत हारना, मुझे वो सारी जड़ी बूटियां मिल गई हैं जो हमें चाहिए। जैसे ही हम किसी सुरक्षित जगह पहुंचेंगे मैं तुरंत तुम्हारा इलाज शुरू कर दूंगा। उसके फीके पड़ चुके चेहरे पर एक हल्की और प्यारी सी मुस्कुराहट आई। फिक्र मत करो, मैं शियाओ कियाओ को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मैंने इस औरत की तरफ देखा। मेरा दिल कई तरह के जज्बातों से भरा हुआ था। वो हिम्मत की एक ऐसी मिसाल थी जिसने अपनी बेटी के लिए नरक जैसा दर्द सहा था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और वो फोन निकाला जिसे मैंने सालों से नहीं छुआ था। मैंने एक ऐसे नंबर पर कॉल किया जिसे 3 लंबे सालों से डायल नहीं किया गया था। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा, और उसके बाद एक भारी सन्नाटा छा गया। लाइन के दूसरी तरफ से तुरंत एक खुशी भरी दहाड़ सुनाई दी। बड़े भाई, क्या सच में आप हैं? बड़े भाई वापस आ गए हैं। मेरी आंखों में आखिरकार एक सुकून भरी गर्माहट आ गई। 3 साल पहले मुझ पर कुछ लोगों ने हमला किया था और सब कुछ बदल गया था, पर अब मैं बिल्कुल सही सलामत योंग परिवार के इलाके में खड़ा था। योंग महल में अपने बंदे भेजो। मो डिसांग यान को एक बहुत बड़ा तोहफा भिजवाना है। जब मिलेंगे तब पूरी बात बताऊंगा, पर अभी मुझे एक जान बचानी है। आप फिक्र मत कीजिए बड़े भाई, हम सब कुछ परफेक्ट तरीके से संभाल लेंगे। मैंने फोन रखा, शाओ चाओ को अपनी बाहों में उठाया और लिफ्ट में चढ़ गया। मैं एक बहुत ही आलीशान विला के सामने पहुंच गया। उसी वक्त एक महंगे कपड़ों वाला जवान लड़का भीड़ के सामने शो ऑफ कर रहा था। वो ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के बीच घिरा हुआ था। एक अनजान शख्स को अपनी जगह पर घुसते देखकर उस जवान लड़के का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। कौन? ओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मस्ती में खलल डालने की? दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने तुरंत आकर हमें घेर लिया। मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा और कहा, मुझे तुम्हारा ये विला खरीदना है। वो लड़का जोर से हंस पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है इस जगह की कीमत क्या है? उसके गार्ड्स बढ़ चढ़कर बोलने लगे। हमारे मालिक जे.ओ. लियांचोंग हैं, इस पार्टी के छोटे नवाब। इस एमराल्ड मैनर को बनाने में करोड़ों लगे हैं। इसकी कीमत कम से कम 10 अरब है। मैंने उनकी फेंकन पट्टी बीच में ही रोक दी। मैं इसका 10 गुना दाम दूंगा। मेरी बात सुनते ही जे.ओ. लियांचोंग के चेहरे के रंग बदल गए। उसकी आंखों में एक गहरा और जलता हुआ गुस्सा भर गया। तुझे लगता है तू सिर्फ पैसे फेंककर बड़ा काम कर रहा है? तू एमराल्ड मैनर खरीदना चाहता है? इसका सपना भी मत देखना। मैंने ठंडी नजरों से उन दोनों की तरफ देखा। मैंने जे.ओ. लियांचोंग को घूरा और अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई। एक काला और सुनहरा बैंक कार्ड सीधा उसके सामने जा गिरा। वो वहां उसके हाथ में इंतजार कर रहा था। उस कार्ड में 10 अरब युआन से भी ज्यादा पैसे थे। जे.ओ. लियांचोंग उस ब्लैक एंड गोल्ड कार्ड को देखता रहा, फिर अचानक नफरत से मुस्कुराया। क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? मेरे साथ झूठ बोलने का अंजाम जानते हो? तुम तीनों को लोहे के पिंजरे में बंद कर दूंगा। ये अल्फाज सुनते ही शियाओ काओ का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वो टूटने वाली हो। पुरानी डरावनी यादें वापस आ गई और वो डर के मारे सिमटने लगी। मुझे वापस पिंजरे में नहीं जाना, वो फुसफुसाई। उसे इस हालत में देखकर मेरे अंदर अचानक एक धमाकेदार गुस्सा फट पड़ा। मैंने अपना हाथ उठाया और जे.ओ. लियांचोंग को एक थप्पड़ जड़ा, इतनी जोर से कि वो उड़ता हुआ गया। काफी देर बाद जे.ओ. लियांचोंग मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तुम सब किस चीज का वेट कर रहे हो? इसे मार डालो, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। एक ही पल में दर्जनों एलीट बॉडीगार्ड्स एक साथ मेरी तरफ तेजी से झपटे। जब तुमने मेरी भलाई ठुकरा दी तो तुमने अपना रास्ता खुद चुन लिया है। मैंने आखिरी बार उस बिल्डिंग की तरफ देखा। ये शब्द मेरे होठों से निकले और मैं हिला। मैंने भयानक ताकत के साथ उन पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में उसका एक एक एलीट गार्ड मेरे हाथों मिट्टी में मिल चुका था। अब वक्त था एक मैसेज भेजने का। इस पूरे मंजर को देखकर जे.ओ. लियांचोंग असली डर के मारे बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। मेरे पास मत आना, मैं शियाओ परिवार का बड़ा बेटा हूँ, यांग जे का खानदानी रईस। ठीक तभी उसका फोन अचानक बज उठा। पापा, कोई फेज़ुई मैनर में घुस आया है और मुझे मार रहा है, जल्दी आकर मुझे बचाओ। क्या? मैं अभी अपने बंदों के साथ वहाँ आ रहा हूँ। फोन रखने के बाद जे.ओ. लियांचोंग के चेहरे से डर गायब हो गया और वह गंदी स्माइल देने लगा। मेरे पापा शियाओ तियानजी आ रहे हैं। शियाओ तियानजी का नाम सुनते ही मैंने थोड़ी तेवरी चढ़ाई। वह आदमी वही था जिसने उसके एक खास दोस्त की मदद की थी। चेंग पुराने दिनों में मेरा ख्याल रखा करता था, लेकिन जब मैं दूर था तब वह तमाशा देखता रहा। जब लेन परिवार को मिटा दिया गया, मेरी मदद लेने के बावजूद वह एक डरपोक की तरह भाग गया था। जब वह यहाँ आएगा तो उसे मेरे सामने झुकना होगा, पर मैं वेट करूंगा। ये विला शियाओ काओ के रिकवरी के लिए परफेक्ट है। वक्त गुजरता गया और जे.ओ. लियांचोंग डर के मारे कांपता रहा, जब तक एक दहाड़ती हुई आवाज वहां गूंजी। गुस्से की एक भयानक लहर पूरे कमरे में फट पड़ी। जिसने भी मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की, मैं उसके 1000 टुकड़े कर दूंगा। तभी एक रौबदार अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया और जे.ओ. लियांचोंग किसी कुत्ते की तरह अपने मालिक को देखकर उसकी तरफ भागा। कमरे का माहौल एकदम गर्म हो चुका था। पापा, वही है वह, आपको उसे रोकना ही होगा। शियाओ तियानजी ने गुस्से भरे चेहरे से ऊपर देखा, पर जैसे ही उसने मुझे देखा उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। बिना एक शब्द कहे शियाओ तियानजी ने अपना हाथ घुमाया और शियाओ लियांचोंग के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ा। जे.ओ. दंग रह गया। पापा, आपने गलत बंदे को मारा, मैं आपका बेटा हूँ, उसे मारो। मगर शियाओ तियानजी का चेहरा और काला पड़ता गया। उसकी आंखों में असली खौफ दिख रहा था। उसने फिर हाथ उठाया और उसे एक और करारा झटका दिया। वह उसे लगातार मारता रहा। उसने जे.ओ. लियांचोंग का चेहरा तब तक मारा जब तक वह पहचाना न जाए। फिर वह मेरी तरफ ऐसे भागा जैसे उसकी जान खतरे में हो। वह थरथराते हुए मेरे कदमों में गिरा 6 और एक भारी आवाज के साथ फर्श पर सर दे मारा। यह शियाओ परिवार के लिए गर्व की बात है कि आपने इस विला को चुना। इसे तोहफे के तौर पर रखिए और अगर कुछ चाहिए हो तो बस हुक्म कीजिए। जे.ओ. लियांचोंग और उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स देख हैरानी के मारे बिल्कुल सुन्न हो गए थे। ओ नालायक बेटे, ये झुक और अभी माफी मांग। क्या तू चाहता है हमारा हाल भी उस दूसरे परिवार जैसा हो? जे.ओ. ने अभी अपने बाप से सुना था कि योंग की लीन फैमिली को एक अकेले बंदे ने मिटा दिया है। क्या ये वही है? यह सच्चाई उसे एक झटके की तरह लगी और वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर पड़ा। सर,
मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। मैंने इस पूरे तमाशे को बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। फिर मैंने अपनी बेटी शियाओ काओ की तरफ देखा। मैंने उसे देखा और एक छोटी सी स्माइल दी। अगर कोई मुझे परेशान नहीं करेगा तो मैं भी उसे नहीं छेड़ूंगा। मुझे लोगों को सताने में कोई मजा नहीं आता। मैंने जमीन से वह काला और सुनहरा बैंक कार्ड उठाया। मैंने उसे वापस शियाओ तियानजी को थमा दिया। इसमें 10 अरब है, इसे यूज करो, अगर कम पड़े तो मेरे पास वापस आना। शियाओ तियानजी ने सुकून और खुशी की एक लंबी सांस ली। उसने तुरंत अपने बंदों को कार्ड मशीन लाने का ऑर्डर दिया ताकि वहीं पर पेमेंट प्रोसेस हो सके। मैंने थोड़ी देरी चढ़ाई। जब मैंने रसीद देखी, सिर्फ 1 युआन क्यों कटा गया? अगर आप यहाँ रहेंगे तो इस विला की कीमत सिर्फ 1 युआन है। आपका यहाँ होना शियाओ परिवार के लिए सबसे बड़ी इज्जत है। शियाओ तियानजी झुका, जल्दी से खड़ा हुआ और अपने आदमियों के साथ बाहर निकल गया। मैंने ली पेजियो को उठाया और शियाओ काओ को विला के अंदर ले गया और उससे कहा, अब से यह हमारा घर है। पापा, क्या सच में यह हमारा नया घर है? अब कोई हमें बाहर तो नहीं निकालेगा? मेरी आंखें लाल हो गई और आंसू निकलने ही वाले थे। तुम्हें अब फिर कभी पुल के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। कोई भी तुम्हें यहाँ से नहीं भगाएगा। मेरी बातें सुनकर शियाओ काओ खुशी से भागकर ली पेजियो के पास गई। मम्मी, आपने देखा, पापा हमें इतने बड़े घर में रहने के लिए लाए हैं, लेकिन ली पेजियो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। मम्मी क्या हुआ? उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। मैंने घुटनों पर बैठकर शियाओ काओ का सर सहलाया और कहा कि मम्मी बस थक गई हैं और उन्हें सोने की जरूरत है। जब वह जागेगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक साफ कमरा मिला जहां मैंने उसे लिटा दिया। फिर मैं एक पक्के कदम के साथ पीछे हटा। मैं वहां थोड़ी देर खड़ा रहा और मेरे शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा। आधे घंटे बाद मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और एनर्जी को शांत होते महसूस किया। मैं अब यहाँ अजनबी नहीं लग रहा था। मैंने मकिन्मो और कुनलुन प्रिजन से मेडिकल स्किल्स सीखी थी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी जिसे मैं थोड़े आराम से ठीक न कर सकूं। ठीक अभी महल के बाहर से अचानक एक आवाज आई। मैंने पलटकर दरवाजा धीरे से बंद किया और देखा कि जो शख्स वहां आया था वह xiao tianji था। वही खानदान का मालिक जो अभी गया था। वह ढेर सारे सामान के साथ खड़ा था। वह अपने साथ बहुत सारे खूबसूरत गिफ्ट बॉक्सेस लाया था। मिस्टर शन एमरल्ड मैनर में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था और क्योंकि मुझे लगा कि वह नेक खातून जख्मी है, इसलिए मैं कपड़े, खिलौने और कुछ दवाइयां लेकर आया हूं। शाओ साओ गिफ्ट देखकर भागती हुई आई और चिल्लाई, पापा ये गुड़िया कितनी प्यारी है। मैंने शाओ साओ को उस कपड़े की गुड़िया के साथ खुशी से खेलते देखा। मैंने xiao tianji को एक गहरी नजर से देखा और उसके इस एहसान को याद रखा। मुझे कुछ वक्त के लिए योंगसी में रुकना था। मेरे पास काम करने वालों की कमी थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या वह दिलचस्पी रखता है। मदद करने में मेरी बात पूरी होने से पहले ही xiao tianji ने इस मौके को लपट लिया। वह जानता था मैं इतना ताकतवर हूं कि गॉड ऑफ वॉर को कुचल सकूं और मेरा साथ मतलब बेतहाशा ताकत। ठीक उसी लम्हे काले कपड़ों में कुछ लोगों ने आकर पूरे इलाके को घेर लिया। वह एकदम मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ एमरल्ड मैनर के अंदर घुसे। xiao tianji का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वह उनमें से हर एक से निकल रही एक भारी और खौफनाक ऑरा को साफ महसूस कर सकता था, लेकिन मैं वहां शांत खड़ा उन्हें अपने पास आते देखता रहा। उन काले कपड़ों वालों का लीडर आगे बढ़ा और मेरे कदमों में झुक गया। उसकी आवाज गूंजी जब वह चिल्लाया, गोस्ट बैम्बू अपने चीफ को सलाम करता है और उसके पीछे खड़े सिपाही बेवफादारी की एक विशाल लहर की तरह अपने घुटनों पर गिर गए। अजूरा और यूएन पे अपने चीफ को सलाम पेश करते हैं। मैं वापस आ गया था। नरक का काला ड्रैगन आखिरकार लौट आया था। अचानक मेरे अंदर से एक भयानक ऑरा फटी और आसमान तक गई। उन काले कपड़ों वालों ने एक साथ दहाड़ा, चीफ आपका स्वागत है। xiao tianji यह मंजर देखकर इतना डर गया कि वह जमीन पर ढेर हो गया। इनमें से हर एक शख्स के पास इतनी ताकत थी कि उसका पूरा खानदान छोटा लगे। खड़े हो जाओ, मैंने ऑर्डर दिया। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के उस पुराने पावर प्लांट जाओ और मुझे 18 सर लाकर दो। मुझे 3 दिन में जोंग यनबाओ का सर चाहिए था, उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए बिल्कुल सही वक्त पर। दूसरी तरफ जोंग परिवार के महल में 2 बड़े लोग मुबारकबाद देने के लिए पहुंच चुके थे। जोंग यनबाओ अपनी इज्जत वाली कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक घमंडी स्माइल थी। मेरे दोस्तों, इतने महंगे तोहफे भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने गर्व से कहा। जोंग खानदान का तीसरा बेटा धीरे से आगे बढ़ा। वो आपको आपका 63वां जन्मदिन मुबारक हो। मैं आपके लिए यह नायाब कैलीग्राफी का नमूना लाया हूं। आस-पास खड़े मेहमानों ने तुरंत उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। वह फुसफुसाने लगे कि ऐसा असली काम देखना जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला एहसान है। फिर सबसे बड़ा बेटा जंग तियानयांग एक रस्मी ट्रे लेकर पास आया। हैप्पी 60th बर्थडे फादर, मैं आपके लिए शांति की यह माला लाया हूं। यह चंदन की लकड़ी से बनी है और इसे खुद महान संत लोंपिगन ने दुआएं दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी को यह पसंद आएगी। मेहमानों की भीड़ अचानक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उस संत की ब्लेस की हुई माला दौलत और लंबी उम्र लाने के लिए मशहूर थी। सबने माना कि जंग तियानयांग का तोहफा उस रात का सबसे बेहतरीन तोहफा था। मेहमानों ने सर हिलाकर तारीफ की। उनकी नजरें जांग परिवार के इस चमकते सितारे पर टिकी थी। जांग परिवार के तीनों बेटों में से सिर्फ एक ने अभी तक अपना तोहफा नहीं दिया था। जांग थियनफेंग यह सब देख रहा था और अपने आदमियों से पूछा कि क्या जांग लोंग की कोई खबर है? अभी तक तो कुछ नहीं, छोटे मालिक पर आपने खुद ऑर्डर दिया है तो वह वक्त पर आ जाएंगे। मैंने यह सुनकर सुकून से अपना सर हिलाया। मेरी आंखों में एक गहरी और ठंडी जीत की चमक थी। मैं एक ऐसा बर्थडे गिफ्ट देने वाला था जिसे देखकर मेरे पिता खुशी से झूम उठेंगे। अच्छा है, जंग यनबाओ ने कहा, मैं तुम्हारे तोहफे का इंतजार कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद एक शख्स तेजी से अंदर भागता हुआ आया। उसने पास आकर कहा, छोटे मालिक गेट पर 3 बड़े बॉक्सेस छोड़े गए हैं। जंग थियनफेंग यह खबर सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जिस बर्थडे गिफ्ट का मैंने वादा किया था वह आखिरकार आ गया है। जल्द ही वह 3 बड़े लकड़ी के बॉक्सेस सबके सामने लाए गए। मैं उन बॉक्सेस के पास खड़ा हुआ और एक लंबी सांस ली। 3 साल पुरानी उस बेइज्जती को याद करते हुए पर आज हमारे परिवार के इतिहास का वह शर्मनाक किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। मैंने अपना सर ऊंचा किया और अनाउंस किया, इन बॉक्सेस के अंदर उस पूरे परिवार के कटे हुए सर हैं। मैंने गुस्से में पहला बॉक्स लात मारकर खोला ताकि सब अपना इनाम देख सकें, पर अगले ही सेकंड मेरे चेहरे की वह घमंडी स्माइल वहीं जम गई। उन बॉक्सेस के अंदर मेरे दुश्मन नहीं थे, वह तो जांग परिवार के 18 ब्लैक गार्ड्स थे। यह खौफनाक मंजर देखकर जांग यनबाओ भयानक गुस्से में फट पड़ा। ओ गधे, क्या यही वह तोहफा है जो तेरी हिम्मत हुई मुझे देने की? मैं एक भारी आवाज के साथ अपने पिता जांग यनबाओ के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। पिताजी, जरूर यह उस आईपीजे वाली कौटी की करतूत है, वही है जिसने यांग परिवार को मिटा दिया। मेरे पिता की आंखों में एक भयानक और अंधा गुस्सा फट पड़ा। एक बार जंग परिवार की शान में गुस्ताखी हुई तो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। यह मंजर देखकर मेहमानों के सर डर के मारे सुन्न होने लगे। हमारे जैसे टॉप टियर परिवार से पंगा लेने का मतलब था खून की नदियां बहना। आधे घंटे बाद उस टारगेट परिवार के असली खूनी रिश्तेदारों को कुत्तों की तरह घसीटकर जांग परिवार के विला में लाया गया। ली परिवार का वह बूढ़ा मुखिया वहां खड़ा था। 80 साल से ऊपर की उम्र में वह थरथराते हुए पूछ रहा था कि उनका गुनाह क्या है। यह सब तेरी बेटी और दामाद की वजह से है। मेरे बाप ने दहाड़ा। उन्होंने हमारे साथ पंगा लेकर बहुत बड़ा काम किया है। जोर जोर से थप्पड़ों की आवाज आई क्योंकि मेरे घर वाले उन्हें बेरहमी से मारने लगे। उस आईपीजेयू वाली औरत का बाप ली रंगसिन तुरंत रहम की भीख मांगने लगा। हम अभी यंग हो जाएंगे, उन्हें पकड़ेंगे और माफी मंगवाने लाएंगे। अगर तुमने उन्हें नहीं पकड़ा तो तुम्हारा पूरा खानदान इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। इस बीच मैं लगातार उस आईपीजेयू लीडर के पास ही रुका हुआ था। वह अभी भी गहरी नींद में थी, पर उसके फीके चेहरे पर रंगत वापस आ रही थी। उसे ठीक होते देख मेरे चेहरे पर सुकून की एक छोटी सी मुस्कुराहट आई। मगर ठीक उसी वक्त लोगों की एक टोली अचानक कमरे में घुस आई। वह मिरर में ऐसे घुसे जैसे वह उनका अपना ही घर हो। उनमें से हर एक के शरीर से स्पिरिचुअल पावर की एक भारी ऑरा निकल रही थी। उनकी नफरत भरी एनर्जी से कमरे की हवा एकदम भारी हो गई थी। मैंने उन घुसपैठियों को बर्फ जैसी ठंडी आंखों से देखा। कौन हो तुम? मैंने पूछा। और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं उस आईपीजे लीडर का बाप हूँ जिस मर्द के साथ तूने पहले गुनाह किया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई जंग परिवार पर हमला करने की? तू हमारे साथ चलकर माफी मांगेगा? सालों पहले जंग थियनफेंग से उसकी शादी ली परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाती, लेकिन फिर उसे शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होना पड़ा। उस स्कैंडल ने हमारे दुश्मनों को वह सारा सामान दे दिया जो हमें गिराने के लिए चाहिए था। उसी की वजह से पूरे खानदान को दबाया गया और जलील किया गया है। 3 साल तक इस आदमी ने सिर्फ अपनी बेटी की मौत की दुआ मांगी थी। ली परिवार के बूढ़े ने ऑर्डर दिया, इन्हें पकड़ो और घसीटकर जांग परिवार के पास ले चलो। जैसे ही वह अल्फाज उसके मुंह से निकले, उस परिवार के टॉप एक्सपर्ट सीधा मुझ पर झपटे। मैंने एक भयानक और गुस्से भरी दहाड़ मारी और एक झटके में हिला।
उनकी पूरी टीम का हर एक सदस्य पीछे उड़ता हुआ गया। खानदान के वह लोग वहां गिरकर ढेर हो गए, फर्श पर पूरी तरह कुचल गए। मेरी उस भयानक ऑरा के भारी बोझ से दबकर मैं धीरे से उनकी तरफ बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। एक बाप होने के नाते क्या तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है ली पजू ने पिछले 3 साल क्या सहा है? यांग परिवार ने तो उसकी बेटी को कुत्तों के पिंजरे में बंद किया, फिर भी तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। तुम लोग बहुत ठंडे और बेरहम हो और माँ बाप कहलाने के लायक नहीं हो। मेरे इन इल्जामों ने ली परिवार के कॉन्फिडेंस को एक पल में तोड़ दिया। उनके चेहरों पर अब सिर्फ शर्मिंदगी और हैरानी दिख रही थी। रही बात जांग परिवार की, तो फिक्र मत करो, जब वह जागेगी मैं खुद उसे उनके दरवाजे तक ले जाऊंगा। खानदान के वह लोग वहां बिल्कुल सुन्न होकर खड़े रह गए। ली ने चिल्लाया, जांग परिवार बहुत ताकतवर है, तेरा कोई मौका नहीं है। मैंने ली परिवार की तरफ एकदम शांत और पक्की नजर से देखा। वापस जाओ और जांग परिवार को बता दो कि एक मर्द अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लेता है। अगर उनमें दम है तो वह बदला लेने के लिए यांगशो के एमरल्ड मैनर में आए। ली ने मेरी तरफ बहुत ही गंदी नजर से देखा और मुस्कुराया। वह इतने बेवकूफ नहीं है जो इसमें फंसे। पर उनके मुखिया ने एक ठंडी सांस ली और कहा, चलो वापस चलते हैं, हम जांग वालों से निपटने का कोई और रास्ता निकालेंगे। अपने मुखिया का ऑर्डर सुनकर बाकी घर वाले आखिरकार पीछे हटने को तैयार हो गए। एमरल्ड मैनर से निकलने के थोड़ी देर बाद ही ली रिंग से अब और रहा नहीं गया। वह मुखिया पर बरस पड़ा, अगर हम खाली हाथ वापस गए तो जांग परिवार हमें कभी नहीं छोड़ेगा। खानदान के मुखिया ने आखिरी बार एमरल्ड मैनर की तरफ मुड़कर देखा। मैं अपने पूरे खानदान को अपने साथ मरने कैसे दे सकता हूं? तुम सब मेरा खून हो, मैं हमें एक दूसरे को मिटाते हुए नहीं देख सकता। पर जांग परिवार से बचना यह पूरी तरह उनके गुस्से पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी होती गई। मुखिया की आंखों में एक बेरहम और लाचारी भरी चमक दौड़ी। उन्होंने नीचे झुककर जमीन से एक भारी ईंट उठाई। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उसे पूरी ताकत से अपने ही हाथ पर दे मारा। मुखिया के उस टूटे हुए दाएं हाथ से तुरंत खून की धार बह निकली। मुखिया जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बाकी लोग डर के मारे चिल्ला उठे। हमें उनका गुस्सा शांत करने के लिए अपनी तकलीफ दिखानी होगी। उन्होंने कराहते हुए ईंट ली रिंग को थमा दी। जो जल्द ही वहां दिल दहलाने वाली चीखें गूंजने लगी, क्योंकि बाकी सब ने भी वैसा ही किया। वह पूरा जख्मी ग्रुप आखिरकार लंगड़ाते हुए जांग परिवार के विला पहुंचा। वह सब जिंदा लाशों की तरह लग रहे थे। हर कोई पिछले वाले से ज्यादा बुरा हाल में था। गांग बाओ, जो जांग परिवार का मालिक था, उन्हें हैरानी से घूरने लगा। ली परिवार का मुखिया खून की उल्टी करने लगा। उसका चेहरा पीला और कांप रहा था। वह दोनों हद से ज्यादा घमंडी और बदतमीज हैं। वह हकलाया। उस आदमी को पता था कि हम जांग परिवार के वफादार कुत्ते हैं, फिर भी हमने उन्हें जोर जबरदस्ती से पकड़ने की कोशिश की, बिल्कुल जैसा आपने कहा था। पर वह तो एक शैतान था। उसने हमें कुछ ही सेकंड में ढेर कर दिया। उसने तो यहाँ तक कहा कि अगर जांग वालों को मरना है तो वह यांगशु आ जाए। परिवार के बाकी लोग भी साथ मिल गए उसके गुस्से की आग को और भड़काने के लिए। जांग बाओ का चेहरा गुस्से के मारे एकदम काला पड़ गया। ठीक है, मैंने नहीं सोचा था कि उस जोड़े में इतनी हिम्मत होगी। हमारा जांग परिवार खुद एक टीम लेकर यांगशु हो जाएगा, उन्हें अंजाम दिखाने। जांग परिवार से पंगा लेने की असली कीमत क्या होती है? जांग तियानफेंग जो परिवार का वारिस था, वह अपने बाप से भी ज्यादा गुस्से में था। पिताजी, इस बार टीम को लीड करने का मौका मुझे दीजिए। मैं अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लूंगा और उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। ठीक है, पर अगर तुम इस बार उनके कटे हुए सर लेकर वापस नहीं आए तो तुम्हारा वारिस का हक छीन लिया जाएगा। ना तुम्हारा कोई रैंक होगा, ना हक। मैं समझ गया पिताजी, मैं जांग तियानफेंग आपका सर नीचे नहीं होने दूंगा। 2 घंटे बाद जांग परिवार के अपने निजी महल पर ताकतवर लोग जांग तियानफेंग के पीछे किसी ड्रैगन की फौज की तरह खड़े थे। अपने बाप की मदद से उसने 1000 गार्ड्स इकट्ठे किए थे। हर कोई लेवल 5 एक्सपर्ट था। उनमें सबसे ताकतवर व्हाइट टाइगर गॉड ऑफ वॉर था, जो जंग के मैदान का एक किस्सा था। इतनी आलीशान और खतरनाक फॉर्मेशन सच में दहशत पैदा करने वाली थी। मगर उनकी हर एक चाल पर घोस्ट पवेलियन की पूरी नजर बनी हुई थी। मैंने मेरे पास आ रही रिपोर्ट को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैंने पिछले 3 साल से कोई जंग नहीं लड़ी है। लगता है लोग अंडरवर्ल्ड के काले ड्रैगन का खौफ भूल गए हैं। मैंने अपना फोन उठाया और सबको एक ईमेल भेज दिया। मैसेज बहुत छोटा और सिंपल था। काला ड्रैगन अब निकल चुका है। सिर्फ उस एक ईमेल के जाते ही दुनिया की सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन जाग उठी। काले ड्रैगन की वह बेनतहा ताकत अब फिर से मैदान में वापस आ गई थी। पूरी दुनिया में किस्मत के पहिए अब तेजी से घूमने लगे थे। दुनिया के हर कोने में इस बदलाव की आहट महसूस की गई। अनगिनत टॉप टियर एक्सपर्ट्स अब निकलने लगे थे। पिछले 3 सालों का वह सन्नाटा आखिरकार पूरी तरह खत्म हो गया। उन सबका सिर्फ एक ही निशाना था, यांगशु। तभी बॉर्डर पर एक गॉड ऑफ वॉर ने रिपोर्ट्स को बहुत ही गंभीर चेहरे से देखा। वह तुरंत भागा ताकि यह जरूरी खबर अपने बड़े अफसरों तक पहुंचा सके। नरक के राजा की एलीट फौज अब शहर की तरफ बढ़ रही थी। रिपोर्ट्स की बाढ़ आ गई थी। जिनका निशाना यांगशु था, वह सब यांगशु जा रहे हैं। वेस्टर्न ड्रैगन ने भी अपने 5 सबसे बड़े कमांडर्स शहर में भेज दिए थे। यांगशु पर होने वाला यह हमला अब एक बहुत बड़ी लहर बनता जा रहा था। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लीजेंड शाइन किंग भी निकल चुका था। 1000 मास्टर तलवारबाज पहले से ही शहर की हदों के पास पहुंच रहे थे। हर एक एलीट यूनिट का फोकस सिर्फ एक ही पॉइंट पर था, यांगशु। अभी मेरा फोन एक हाई लेवल अलर्ट के साथ बजने लगा। यह देश की सबसे ऊंची अथॉरिटी की तरफ से एक डायरेक्ट कॉल था। ऑन ऑर्डर साफ था, ड्रैगन किंग आ चुका है, बीच में मत आना। ये एक हुक्म है। मेरे काले ड्रैगन को निकालने और अपने भाइयों को बुलाने के बाद एक्सपर्ट्स ने कहा कि मैं यह नहीं कर सकता। तब मिनिस्ट्री से जांग परिवार के सदस्य वह भी उसी महल में पहुंच गए। वह सब सीधा जांग तियानफेंग के ऑर्डर्स के नीचे काम कर रहे थे। फिर भीड़ ने रास्ता दिया ताकि जांग सामने आ सके। वह व्हाइट टाइगर गॉड ऑफ वॉर लिन तियानदाओ के साथ बाहर निकला। तभी उसी पर ली पेजू एक कुर्सी पर लेटी हुई थी, बहुत गहरी नींद में। इस बीच मेरी बेटी शाओ और मैं खेल रहे थे, ऐसे जैसे कुछ गलत ही ना हो। जांग तियानफेंग हमें देखकर जम गया। उसका चेहरा एक भयानक कातिलाना गुस्से से बिगड़ने लगा। शेन वूदी, आज मैं तुम्हें कुचल दूंगा और तुम्हारे शरीर की हर एक 206 हड्डी का चूरा कर दूंगा। मैं और तुझे मजबूर करूंगा देखने के लिए जब मैं उस औरत और तेरी बेटी को तड़पाकर मार डालूंगा एक एक करके। जांग तियानफेंग की इस बेरहम धमकी के सामने मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मैंने ली पेजू और शाओ को वापस विला के अंदर पहुंचाया। फिर मैं धीरे से बाहर वापस आया। मेरा सब्र अब आखिरकार जवाब दे चुका था। मेरे होठों पर एक नफरत भरी मुस्कुराहट खेल रही थी। मेरी पत्नी को अब भी आराम चाहिए, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आ सका। फिर भी तू यहाँ आ गया मेरे दरवाजे पर मरने के लिए। जांग तियानफेंग एकदम अंधे और पागलपन भरे गुस्से में हंसने लगा। ठीक उसी वक्त लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ महल के आंगन में घुस आई। यांगशु का शाओ क्लैन वहां पहुंच गया था, जिसे शाओ तियानजी लीड कर रहा था। वह मेरे साथ मरने को तैयार थे। ठीक उसके पीछे उसका बेटा शाओ लियांचेंग खड़ा था। जांग तियानफेंग ने यह मंजर देखा और जोर से हंसने लगा। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, इससे क्या फर्क पड़ता है? इन कुछ और चींटियों के यहाँ रेंगने से भला क्या हो जाएगा? वैसे भी क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी यांगशी एयरपोर्ट पर क्या हुआ है? मैंने यांगशी के 8 बड़े खानदान को मुर्गियों की तरह घसीट कर मिटा दिया है। चाहे तादाद हो या ताकत, तुम्हारी साइड जांग परिवार के सामने बिल्कुल मामूली है। मैंने अचानक स्माइल की और पूछा, सच में? एक बार फिर देख लो। जैसे ही यह शब्द मेरे होंठों से निकले, मेरे पीछे बिजली की चमक की तरह कई सारी परछाइयां दिखने लगी। वहां भिखारी थे, टैटू से भरे गुंडे थे और सफेद कपड़ों में तलवारबाज थे। उनके अलग अलग कपड़ों के बावजूद हर एक शख्स से एक बेनतहा ऑनर निकल रही थी। उनकी ताकत सिर्फ व्हाइट टाइगर गॉड ऑफ वॉर के बराबर नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थी। इन महान एक्सपर्ट्स की नजरें मुझ पर आकर टिक गई। अगले ही पल की धड़कन में उनमें से हर एक ने पूरी वफादारी दिखाते हुए अपने घुटने जमीन पर टिका दिए। लिन तियानदाओ यह सब देखकर एकदम सुन्न रह गया। जांग परिवार के एलाइट्स वहां खड़े हैरानी के मारे बिल्कुल अपाहिज हो गए थे। व्हाइट टाइगर गॉड ऑफ वॉर के चेहरे का घमंड अब असली खौफ में बदल गया था। वह 9 उंगलियों वाला पागल भिखारी, यह सच में तुम हो? असैसिन्स का सबसे खतरनाक राजा, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे घमंडी और निडर आदमी। और अब वही महान और घमंडी 9 उंगलियों वाला भिखारी मेरे सामने झुका हुआ था। लिन तियानदाओ की नजर फिर उन सफेद कपड़ों वाले तलवारबाजों पर गई जो भिखारी के साथ थे। व्हाइट टाइगर गॉड ऑफ वॉर की सांस अटक गई और उसके फेफड़ों की हवा ठंडी पड़ गई। वह फैंटम ब्लेड, क्या तुम पूरे कोरिया के सबसे ताकतवर तलवारबाज हो? लिन तियानदाओ वहां खड़ा इस सच्चाई को जानते ही पूरी तरह दंग रह गया। उसने पूरी दहशत के साथ मेरी तरफ देखा और हकलाया, कौन? असल में कौन हो तुम? उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई। क्या तुमने अभी नरक के काले ड्रैगन के बारे में सुना है? जैसे ही मेरे मुंह से वह अल्फाज निकले, लिन तियानदाओ का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने भूत